Hello guys, it is very fine day. Today I am very happy because we visit monsoon right time. After a long time हम लोगों ने सही वक्त पे मानसून से मुलाकात की है. What is the reason behind it? Then you can say lockdown is a purifier of environment. During the period of lockdown सारी गाड़ी बंद हो गई, सारे इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए. इससे हमारे इन्वायरमेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि वो बिल्कुल प्योर हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया, जिसकी वजह से हम लोग जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि सब कुछ अब अच्छा लग रहा है. पहले से ज़्यादा हम लोग ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, और ज़्यादा हम लोग को ऑयली फील नहीं हो रहा, पर्सपायरेशन फील नहीं हो रहा है. उसकी बड़ी वजह है राइट टाइम मानसून का आना. तो हम लोग को चाहिए कि जहाँ भी रहें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को साफ़ करके रखें, क्लाइमेट को बचाने की कोशिश करें. चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे. क्लास 10th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम. जैव प्रक्रम में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पिछली क्लासों में पढ़ा था. वी हैव रीड समथिंग इन लास्ट क्लास. टुडे वी ट्राई टू क्लियर ऑटोट्रॉप्स. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल. Nutrition is the act of providing nutrients to the body cell, so that we can carry out, we से बेहतर रहेगा ऑर्गेनिज्म, so that livings can carry out activities required. To keep life. To keep them alive. To keep them alive. जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको डिस्कशन किया था कि मतलब पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है. कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उसके एनर्जी को यूज़ करते हैं, जिससे हमारे टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी होती है और हमारे बॉडी के अंदर रिपेयरिंग भी होती है और हमें इतनी एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने काम को कर पाते हैं. पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रोप्स. सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था हेटरोट्रोप्स. हेट्रो माने आदर्श होता है, ट्रोप्स माने आप जानिए रहे हैं न्यूट्रिशन, यानी दूसरे से जो पोषण लग गया, डेट इज कॉल्ड हेटरोट्रोप्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली livings depend on others, then you can say heterotrophs. Directly or indirectly
If living depends on others, then you say heterotrophs. There are two type of trophs. First autotrophs and second heterotrophs. इसे हिंदी में हम लोग पर पोषण कहते हैं, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो आज हम लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। ऑटोट्रॉप्स such type organism जो अपना भोजन खुद से सिंथेसाइज करता है, जो अपना भोजन खुद से बनाता है, खुद से क्रिएट करता है, ऐसे भोजन को हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स कहा है। क्या कहा है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में हम लोग जो पढ़ेंगे आज फोटोसिंथेसिस। जितने पेड़ पौधे हैं और हर वो जंतु जो हरा है, जिसके बॉडी के अंदर काफ़ी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो सूरज की लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद से बनाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। फोटो माने प्रकाश, सिंथेसिस संश्लेषण। पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देयर आर 4 components for photosynthesis. For photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक की जरूरत है। 4 घटक आवश्यक फॉर प्रकाश संश्लेषण। ये पर 4 चीजों की मदद से कोई भी पौधा जो है अपना भोजन बनाता है। इसमें सबसे पहली चीज जो है क्लोरोफिल। दूसरी चीज जो है सनलाइट, और तीसरी चीज जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी चीज जो है वाटर। वाटर। एक पौधा है, एक पौधा है। इस पौधे में इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैना होते हैं, स्ट्रोमा होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल जमा होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तों के अंदर। ये क्लोरोफिल जो है जब सूरज की रोशनी निकलती है, जब सूरज निकलता है तो इसकी जो लाइट आती है, इसके लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल का काम एब्जॉर्ब द सनलाइट, एब्जॉर्ब द सनलाइट। ये क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि सूरज की रोशनी को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल जो है
ये क्लोरोफिल जो है पत्ते के अंदर होता है और इसका वर्क क्या है, सूरज की जो रोशनी है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। वाटर कहाँ से आता है इसमें, वाटर जड़ के द्वारा जाता है, रूट्स के जरिए। पौधे के अंदर जो रूट्स होता है यही जो है ऊपर की ओर वाटर को ले जाता है और मिनरल्स को ले जाता है। पौधे के अंदर वाटर और मिनरल्स जो जाता है वो बाय रूट जाता है, बाय रूट एंड रूट हेयर एंड रूट हेयर। मूल रोम, जड़ का जो रोम होता है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और जाइलम टिश्यू के द्वारा पानी को टेकन अप किया जाता है, ऊपर पहुंचाया जाता है। पानी जो ऊपर जाता है पौधे में और उसके स्टेम्स में और उसके ब्रांच में और उसके लीव्स में, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, किसके द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा। जाइलम टिश्यूज जो है, जाइलम उत्तक जो है नीचे से पानी को अवशोषित करता है डिफ्यूजन के द्वारा और ऑस्मोसिस के द्वारा और ऊपर की ओर ले जाता है। और जब ऊपर पानी जाता है तो पानी मिलकर, सूरज की लाइट मिलकर और क्लोरोफिल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैसे करता है प्रकाश संश्लेषण, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जाने ये चीजें पौधों को कहां से मिलता है। सनलाइट सन से मिलता है, क्लोरोफिल पत्ते के अंदर अवेलेबल होता है, पानी जो है बाय रूट जाता है या रूट हेयर्स के द्वारा जाता है। अब एक चौथी चीज जो आपकी बच गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये वायुमंडल जो है हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ता एब्जॉर्ब करता है, किसके द्वारा, पत्तों के अंदर लीफ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा रंध्र, ये स्टोमाटा जो है, ये रंध्र जो है, यही जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कहां से होता है, एटमॉस्फेयर से होता है। और किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। जब ये चारों चीज हो गई तो अब समझिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कितने घटक चाहिए, हाउ मेनी कंपोनेंट्स वे रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, देन यू कैन से 4 कंपोनेंट्स, chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water. From where? What is the source? तो क्लोरोफिल आप जान रहे हैं कि ऑलरेडी ये पत्तों के अंदर मौजूद होता है, लीव्स के अंदर मौजूद होता है। और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसके पूरे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो पूरा बॉडी हरा होता है, तो पूरे बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम उसके हो सकता है। सनलाइट हमें सूरज से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है उससे हम लेते हैं। पत्ता उसको एब्जॉर्ब करता है, किसके द्वारा, तो CO2 के, किसके द्वारा, तो स्टोमाटा के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। स्टोमाटा के द्वारा पत्ता इसको एब्जॉर्ब करता है। ये जो एब्जॉर्प्शन है ये इट इज डिपेंड ऑन टर्जिडिटी। पत्ते में जब इसकी जरूरत होती है तो पत्ता सिकुड़ जाता है और इसके सारे गार्ड से जो हैं और स्टोमाटा को खोल देते हैं, जिससे बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर इन्हें होने लगता है। जैसे जैसे पत्ता फूल जाता है और फूलने के बाद इसके सारे गार्ड सेल जो हैं स्टोमाटा को बंद कर देते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपने काम का प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन को बाहर करना होता है तो वही स्टोमाटा जो है गार्ड सेल स्टोमाटा को खोलता है और ऑक्सीजन अंदर से बाहर जाता है। डिफ्यूजन के द्वारा ये काम होता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और अंदर से ऑक्सीजन बाहर जाता है। एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जिसमें 90% लोग कंफ्यूज हैं। आमतौर पे लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स वगैरह जो है वो रिस्पायरेशन में लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन पौधे के बारे में एक गलत सोच है, गलत कंसेप्ट है। लोगों से पूछिए कि पौधा रिस्पायरेशन में क्या लेता है, तो लोग कहेंगे कि वो रिस्पायरेशन में लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ता है क्या है, ऑक्सीजन। बिल्कुल ये गलत बात है। जिस तरीके से कोई भी लिविंग्स, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, वो भी रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है CO2। सेम जस्ट लाइक पौधे भी ऐसे ही करते हैं, ये भी रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल ये दिमाग में ना रहे कि ये श्वसन के लिए, ये रिस्पायरेशन के लिए CO2 लेते हैं, ये गलत बात है। और ये भी छोड़ता क्या है, O2। ये भी छोड़ता क्या है, O2। लेता है CO2 और छोड़ता है O2। याद रखिएगा, श्वसन में लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में लेता है, इन रिस्पायरेशन प्लांट टेक्स O2 एंड रिलीज CO2। तो कंसेप्ट क्लियर ना, ये चेंजिंग एनिमल्स के अंदर है, ना ये चेंजिंग प्लांट्स में। सब रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास के अंदर भी अक्सर जब अपने बच्चों से पूछते हैं तो मैक्सिमम बोलते हैं कि सर इंसान तो लेता है रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पौधे लेते हैं CO2 और छोड़ते हैं O2। ये गलत बात है। ये फोटोसिंथेसिस में ऐसा है। पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में थे, जिसके द्वारा उसका भोजन बनता है, श्वसन में नहीं, प्रकाश संश्लेषण में। और लोगों ने इसी को श्वसन, इसी को लोगों ने श्वसन मान लिया। चलिए हम आगे चलते हैं टॉपिक पे। सनलाइट, सनलाइट को जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, क्या मकसद है इसका, क्यों जरूरत पड़ी सनलाइट की? अगर सनलाइट नहीं होता तो क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता? व्हाट इज बिहाइंड इट? क्यों इसको एक घटक बनाया गया सनलाइट को? क्लोरोफिल पर मैं तुमको डिस्कशन कर लिया कि क्लोरोफिल का टारगेट है एब्जॉर्ब द सनलाइट, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना। लेकिन सनलाइट का क्या काम है प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। बगैर उसके फोटोसिंथेसिस सक्सेस नहीं होगा। सनलाइट क्या करता है, जल के अंदर कार्बन जो है, जल के अंदर जो ऑक्सीजन है, इसको तोड़ने का काम करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। अगर ये नहीं रहे तो ये टूटेगा नहीं। स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, सनलाइट का काम क्या है? स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर जो होता है हम लोग जानते हैं H2O, इसको वो तोड़ता है। सनलाइट जो है इसको तोड़ देता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इसको तोड़ने का काम, इसको स्प्लिटिंग का काम जो है कौन करता? तो स्प्लिटिंग बाय सनलाइट, स्प्लिटिंग बाय सनलाइट। सनलाइट के द्वारा ये तोड़ने का काम होता है। टूटने से क्या फायदा है? अगर नहीं टूटे तो क्या हो? कहा कि जब तक जल टूटेगा नहीं, जल के अणु टूटेंगे नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स तैयार नहीं होगा, पौधे का भोजन तैयार नहीं होगा। पौधे का भोजन कैसे तैयार होता है? तो बाहर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं 6CO2, और इसमें जड़ के द्वारा हम लोगों ने जल लिया था। सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के मौजूदगी में ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है 6H12 H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है यही फूड है, फूड ऑफ प्लांट। पौधे का भोजन जो बना कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बना। कैसे बना? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से
इस जल को तोड़ने का काम, जब तक जल टूटेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा तो कार्बोहाइड्रेट तैयार नहीं होगा। इस जल को ब्रेकअप करने का, इसको ब्रेक डाउन करने का काम जो किया है, किसने किया है? तो सनलाइट ने किया। वाटर इज ब्रोकन डाउन बाय सनलाइट, वाटर इज broken down by sunlight. After that, the molecules of water attach with CO2 and formed carbohydrates. जल के मोलिक्यूल्स टूटते हैं, टूटने के बाद इसका हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। यही ऑक्सीजन पौधे के पत्ते के स्टोमाटा के द्वारा बाहर जाता है, जिससे इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है। अगर इस तरह से पौधे अपने भोजन के बाद इन्वायरमेंट के अंदर का ऑक्सीजन नहीं छोड़े तो पूरे दुनिया में CO2 ही भर जाए, पूरे दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, जितने एनिमल्स हैं, जितने लिविंग्स हैं, वो रिस्पायरेशन में लेते ऑक्सीजन और छोड़ते CO2। लेकिन पौधे, हर एक लिविंग्स जो होते हैं, वो अपने खाना बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर से अटैच होकर कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 को छोड़ते हैं। बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को स्टोमाटा से, पौधे से बाहर करते हैं। तो हमने देखा, ये हमेशा आपको पूछता है, फिल अप द ब्लैंक्स में भी ये 10th में आता है, और बच्चों से ऑब्जेक्टिव्स में भी ये क्वेश्चन राइज किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिएक्शन से उसको शो कीजिए। तो आपके ब्रेन में ये होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है, ऑक्सीजन तैयार करता है, ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। अब हम लोगों ने जो इसके बारे में चर्चा किया, इसमें 3-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना है। प्रकाश संश्लेषण का काम दिन में होता है या रात में होता है? ये क्वेश्चन राइज किया जाए। आपके लिए 2 रिएक्शंस इससे बनते हैं, एक लाइट रिएक्शंस, एक डार्क रिएक्शंस। अक्सर ये पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। तो डे में, दिन के अंदर सूरज की रोशनी को, सनलाइट को पत्ते जो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन जो उसके अंदर से निकलता है, इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस को लाइट रिएक्शंस कहते हैं। ये काम जब भी होगा तो दिन में होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शंस। तो प्रकाश का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके द्वारा स्प्लिटिंग होता है वाटर का, पानी को विघटन करने का काम किया जाता है। वाटर का जो है स्प्लिटिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो पानी का विघटन जो है वो दिन में होता है, और इसके बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो रिलीजिंग ऑक्सीजन इन डे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे लाइट रिएक्शंस। और डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन ये है कि जब क्लोरोफिल मौजूद है, सनलाइट रहे नहीं रहे, इसका काम क्या था? वाटर को स्प्लिट करना और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके कार्बोहाइड्रेट्स के बनने में मदद करना, कार्बन डाइऑक्साइड के सपोर्ट से। तो ये काम रात में भी हो सकता है। अगर विघटित ऑक्सीजन, विघटित आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यूज करके पौधा अपना भोजन रात में भी तैयार कर सकता है। विघटित उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है और हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो भोजन अपना तैयार नहीं कर सकता। तो इट इज नॉट नेसेसरी, प्लांट्स प्रिपेयर, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड्स only in day, not if requirements, if needs, they can do it in night। रात में भी वो ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसको क्या चाहिए? तो स्प्लिटिंग वाटर चाहिए। वाटर के मोलिक्यूल्स आपस में टूटे होने चाहिए, हाइड्रोजन अलग होने चाहिए, ऑक्सीजन अलग हो चाहिए। इसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में रात में भी भोजन तैयार किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार किया जा सकता है, इसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। तो हम लोगों ने जाना लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन क्या है? सुबह में जब हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन स्प्लिट होता है सनलाइट के द्वारा, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, इस रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन जिस प्रोसेस में आता है उसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिस प्रोसेस में तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। वहाँ पर सूरज की रोशनी रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, चूँकि सूरज की रोशनी का मोहताज नहीं है। सूरज की रोशनी का काम सिर्फ इतना ही है कि वो जो है जल के मोलिक्यूल्स को दो भाग में स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट हो गया, आप सूरज रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पौधा अपना भोजन तैयार कर सकता है और वो अपना उसको अकॉर्डिंग टू नीड उसको इस्तेमाल करेगा। और जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो जड़ के अंदर स्टोर रहेगा, वो जड़ के अंदर स्टोर रहेगा। तो लगभग फोटोसिंथेसिस आप समझ चुके होंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 4 कंपोनेंट्स थे, क्लोरोफिल थे, सनलाइट था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था। सबका वर्क क्या है ये भी आप जान चुके, कहाँ से ये प्राप्त होता है ये भी आप जान चुके। तो फोटोसिंथेसिस से बिलोंग कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका छूटेगा, जिसके द्वारा आपको नुकसान होगा। तो हम लोग को जानना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें कितने घटक हैं, तो इसमें 4 घटक हैं। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। इससे बिलोंग्स कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग नोट कर लें ताकि हम लोगों के लिए पहला क्वेश्चन तो हम लोग ये राइज कर सकते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ मेनी एसेंशियल कंपोनेंट्स, essential components for photosynthesis. How many components for photosynthesis? और दूसरा क्वेश्चन आप ये डाल सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस या what are the differences between autotrophs and heterotrophs? How many essential components for photosynthesis and what are the differences, what is the differences between autotrophs and heterotrophs? इस टाइप से हम लोग फोटोसिंथेसिस के सारे एक्शंस रिएक्शंस को, इसके कंपोनेंट्स को देख चुके कि 4 चीज़ उसमें चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। तो ये जल जो है ये जड़ के द्वारा, जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट के हिस्से में पहुंचाने का काम ये डिफ्यूज़न के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहरी जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उससे पत्ता एब्जॉर्ब करता है स्टोमाटा के द्वारा। और सनलाइट जो है H2O को अलग करता है, H2O के मोलिक्यूल्स को अलग अलग करता है, जिससे हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट बनने में हम लोगों को हेल्प मिलता है और मदद मिलता है। स्प्लिटिंग का काम जो है, स्प्लिटिंग ऑफ मोलिक्यूल्स जो है वो कौन करता है, तो सनलाइट करता है। और क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है किस रूप में, तो रेडिएंट एनर्जी के रूप में, सोलर एनर्जी के रूप में। और फिर क्लोरोफिल ही इसको कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल जो है सूरज की रोशनी को रेडिएंट एनर्जी के रूप में, सोलर एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है क्या चीज़ में, केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी जो है ये वाटर को स्प्लिट करता है। ओके, तो इस टाइप से पूरा क्लियर कर लेंगे। और आज बायोलॉजिकल फंडा में एक चीज़ और बहुत बड़े प्रॉब्लम से डॉक्टर्स के यहाँ आप जाएंगे तो काफ़ी पेशेंट मिलेंगे, उसकी बहुत सारी वजह है। कुछ बड़े बीमारी जिससे लगभग हमारा समाज जो है अस्त व्यस्त है, वो कौन सा है,
उसमें पहला नाम आता है डायबिटीज़ का, और फिर किडनी आता है, हेपेटाइटिस आता है, बहुत सारे स्किन डिजीज़ आते हैं। ये सब बीमारियों का जो आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको बेसिक चीज़ जो मिलेगी, आज के डेट में हमारी सोसाइटी के अंदर एक कुव्यवस्था शुरू हो गया, एक मल मैनेजमेंट शुरू हो गया, जिसके द्वारा ये सारे बीमारी हमको हो रही है। वो क्या है, आज के डेट में हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो कुक्ड फूड नहीं है, वो गार्ब्ड फूड है। वी टेक द न्यूट्रिशन, वो जो है गला हुआ खाना हम लोग खा रहे हैं। जबकि हम लोगों को लेना चाहिए क्या, कुक्ड फूड, पका हुआ खाना। प्रेशर कुकर जो है खाने को गला देता है, पकाता नहीं। आपको याद होगा जब पहले हम लोग दाल बनाते थे तो दाल बॉइल्ड होके उसके ऊपर का कुछ जो वेस्ट आइटम है वो बॉइल्ड होके गिर जाता था। चावल के अंदर से भी बॉइल्ड होके कुछ चीजें गिर जाती है, लेकिन कुकर के अंदर सीटी बजता है और गैस तो निकलता, वेपराइजेशन तो होता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट आइटम से वो निकलता नहीं है, वो उसी के अंदर रह जाता है। वो जो बीमारी जो टॉक्सिन पैदा करता है बॉडी के अंदर। तो कोई भी आदमी को गला हुआ फल दीजिए और एक पका हुआ फल दीजिए तो क्या लाइक करेगा, पका हुआ आम लेना पसंद करेगा, गला हुआ आम लेना पसंद नहीं करेगा। आज बहुत बड़ी बात है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। जब हम लोग अपना खाना पका हुआ खाएंगे, पकेगा खाना कैसे, आप मिट्टी के बर्तन में खाना पका सकते हैं, बहुत हुआ मजबूरी है तो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना सकते हैं, लेकिन कुकर के अंदर जो खाना होता है वो गलता है, पकता नहीं है। हमें भोजन जो करना है पके हुए खाना को खाना है, गले हुए खाना को नहीं खाना है। तो अवॉइड द कुकर एंड मेंटेन आवर हेल्थ। अपने हेल्थ को सही कीजिए। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कॉज जो आज के डेट में है, हम लोग टेंशन में हर वक्त रहते हैं और खाना भी खाते हैं तो गला हुआ, जो पेट के अंदर जाके इंडाइजेशन करता है, गैस क्रिएट करता है और बहुत सारी बीमारी पैदा करता है। इसलिए हम लोग कोशिश करें, वी ट्राई टू टेक कुक्ड फूड, नॉट गर्ब्ड फूड। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे। स्वपोषण, स्वपोषण साफ देख रहे हैं, जो अपना भोजन खुद से बना ले, ऑर्गेनिज्म that synthesize their food by themselves, जो अपना भोजन खुद से बना ले वो जो है स्वपोषण है। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो माने सेल्फ, ऑटो के माने सेल्फ और ट्रॉप्स, ट्रॉप्स के माने न्यूट्रिशन। ट्रॉप्स, ट्रॉप्स के माने न्यूट्रिशन। आज हम लोग चर्चा इसी के बारे में करेंगे। सेकंड जो था वो था हेटेरोट्रॉप।